इंटरनेट एक ऐसा शानदार टूल है जिसने दुनिया भर के बेरोजगारों को अपना शानदार टैलेंट या अपनी कमियां सबके साथ शेयर करने का मौका दिया है। लेकिन यहाँ एक ईमानदार कंटेंट क्रिएटर के साथ ही हजारों लोग ऐसे भी हैं जो कि झूठ बोलने, धोखा देने और टॉप पर पहुंचने के लिए हर पैतरा आजमाते हैं। नकली कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से लेकर दिखावटी पर्सनल ड्रामा तक इंटरनेट पर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि आज हम आपके लिए एक ऐसी फेक वीडियो लेकर आए जो काफी शर्मनाक तरीके से एक्सपोज हुई है। चोरी का झूठा वीडियो। दोस्तों, बीते सालों में फेक यूट्यूब फैमिली वाला ट्रेंड कुछ ज्यादा ही आम हो गया। अगर आप मेरा इशारा नहीं समझ रहे हैं तो सुनिए। यूट्यूब पर ऐसे लोगों की भरमार है जिनका इकलौता मकसद अपनी झूठी प्रॉपर्टी और ज्यादा व्यूज के लिए झूठी कहानियां करना। ये लोग ज्यादातर खुद को परफेक्ट तरीके से पेश करते हैं, हाँ, जब तक कि उनमें ज्यादा व्यूज का लालच नहीं बढ़ता। फिर इसके लिए वो मनगढ़ंत ड्रामा रचते हैं जहाँ वो खुद को बच्चों के पालन पोषण के चलते गरीब और बेबस भी दिखाते हैं। और इसकी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ये दयास फैमिली, जिसमें ऑस्टिन मैकब्रूम, उनकी पत्नी कैथरीन और उनके 3 बच्चे मौजूद हैं। उनके यूट्यूब चैनल के 18 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और वो लगातार बढ़ते चले आ रहे हैं। उन्होंने अनगिनत क्रेजी कंट्रोवर्सीज को जन्म दिया, लेकिन 2018 में उन्होंने यकीनन लोगों को सबसे ज्यादा गुस्सा तब दिलाया जब उन्होंने हमारे घर में कोई घुस आया टाइटल से एक वीडियो अपलोड किया। दर्शकों को पहली बार तब शक हुआ जब ऑस्टिन ने बताया कि उन सो कोल्ड चोरों ने इस परिवार का कुछ नहीं चुराया, जबकि उनका सारा कीमती इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सामान वहीं पर बिखरा पड़ा था। लेकिन ये वीडियो उस वक्त और ज्यादा अजीब हो गया जब मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों में से इस तरह की एक हरकत करने लगा। My guy right here, he's helping us out. He's part of the Ace family. ये कौन सा प्रोफेशनलिज्म हुआ भाई। लेकिन फिर पता चला कि ये आदमी तो ऑफिसर था ही नहीं बॉस। किसी ने उस एक्टर को पहचान लिया जिसे एक नकली पुलिस वाले के तौर पर हायर किया जा सकता है। उस ब्यूरो ने नकली अधिकारी को रिप्रेजेंट करने वाली कंपनी से संपर्क किया। उसने मैकब्रूम के फाइनेंशियल एडवाइजर का झूठ बोलकर उनसे रसीद की एक कॉपी मंगवा ली और जनाब उस पर साफ साफ ऑस्टिन मैकब्रूम का नाम लिखा हुआ था। तेरे की। बेशक मैकब्रूम्स ने इससे मना करते हुए इस बात से इनकार कर दिया कि वो सब फेक था। लेकिन बॉस, अगर मेरे घर में कोई घुस आए तो मुझे एक धमाकेदार यूट्यूब थंबनेल के लिए ऐसे पोज देने का ख्याल भी नहीं आएगा। आपको आएगा? और ये आखिरी बार नहीं था जबकि उनके झूठ के चेहरे बेनकाब हुए। उसके बाद से ये परिवार लाखों डॉलर के कई मुकदमों का निशाना रहा है। झूठे लोग। और तो और बॉस, ये दावा करने के बावजूद कि उन्होंने 2022 के अंत में यूट्यूब छोड़ दिया, ये परिवार अभी भी 2023 में धड़ाधड़ वीडियो अपलोड कर रहा है। ऐसा लगता है कि इनका असली गेम बजाने का वक्त आ चुका है भाई। मरने का झूठा दावा। सभी गेमर जानते हैं कि धांसू गेम भी पुरानी हो जाती है, इसलिए आप उनको खेलना बंद कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं ना। नहीं, अगर आपका नाम स्केचेक है तो बिल्कुल भी नहीं। स्केचेक 2011 में यूट्यूब पर आया था और वो जल्दी ही ऑनलाइन शूटर टीम फोर्सेस 2 खेलते हुए अपने कमाल की वीडियो पोस्ट करने के लिए मशहूर हो गया। हजारों सैकड़ों लोग उसके शानदार स्किल्स देखने के लिए आए और 2015 तक उसके पास सब्सक्राइबर का एक बड़ा जमावड़ा हो गया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा, तभी अचानक उसने एक दिन क्लोजर टाइटल के साथ एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उसने बताया कि उसे एक लाइलाज बीमारी है और अब वो दोबारा कभी कुछ अपलोड नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही उसने अपने हजारों निराश दर्शकों को अलविदा कहते हुए अपलोड करना बंद कर दिया। उसके एब्सेंस के बावजूद स्केचेक की लेगेसी जिंदा रही और मर चुके इस गेमर के लिए अनगिनत श्रद्धांजलियां भी आई। टीम फोर्सेस 2 के डेवलपर वॉल्व ने उन्हें स्केचेक बेकवेस्ट नाम के आइटम इफेक्ट के साथ उसको गेम में अमर बना दिया। बस यही कहानी थी। स्केचेक मर चुका था, लेकिन क्या वो सच में मरा था? 3 साल के बाद एक रेडिट यूजर अल्फा ओल ने कुछ चौंकाने वाले खुलासों के साथ टीम फोर्सेस 2 सबरेडिट पर एक लंबी पोस्ट डाली जहां उसने कहा कि वो क्लोजर वीडियो प्राइवेटाइज हो चुका था, जिसका मतलब था किसी ने स्केचेक के चैनल में लॉग इन किया था। उस पोस्ट में यह भी कहा गया था कि जब कुछ लोगों ने गेमिंग प्लेटफॉर्म स्ट्रीम पर उसकी पब्लिक प्रोफाइल देखी तो उन्होंने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी। हैरानी की बात यह है कि वो एक्सेप्ट भी हो गई। मसला और ज्यादा अजीब होने वाला था, क्योंकि जिस किसी को भी स्केचेक ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की उसका ये वाला डरावना गिफ्ट भेजा गया। उसमें एक क्रिप्टिक बाइनरी मौजूद होती है जिसे ट्रांसलेट करने पर लोग बहुत ही अजीब इमेजेस और प्राइवेट वीडियो के जाल में फंस जाते थे। आखिरकार इस सबूत को फॉलो करते हुए लोगों को एक ऐसा वीडियो मिला जो कि प्राइवेट नहीं था, जबकि इसे फिर से हटा दिया गया है। लेकिन इसमें कोई और नहीं बल्कि खुद स्केचेक 3 साल के ब्रेक के बाद नया कंटेंट का वादा करते हुआ नजर आया। जहां लोग उसके जिंदा होने से खुश थे, वहीं उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल भी थे, जैसे कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। खैर, बाद में स्केचेक ने इसके जवाब में जो दिया वो तो चौंकाने वाला था। ये गेमर सिर्फ जिंदा ही नहीं था बल्कि उसे तो कोई बीमारी भी नहीं थी भाई। हुआ यूं कि लगभग 2015 में उसको समझ में आया कि वो हद से ज्यादा गेमिंग कर रहा था, इसलिए एक आम इंसान की तरह अपनी रिटायरमेंट के बजाय इस भाई साहब ने अपनी मौत का नाटक रच डाला। तो जाहिर है कि ऐसा दावा करने के बाद उसके लिए वापस लौटना नामुमकिन था, पर उसको चैन नहीं मिला। उसे टीम फोर्ट्रेस की इतनी याद सताने लगी कि उसने अपनी वापसी घोषणा करने के लिए एक प्लान तैयार किया। लेकिन इतने सारे लोगों से झूठ बोलने का अंजाम अच्छा नहीं हुआ और आखिरकार उसने पूरे घिनौने प्लान को स्वीकार कर लिया। लोग इससे काफी गुस्से में थे, इतना ज्यादा कि वॉल्व ने उस इन गेम आइटम इफेक्ट से अपना नाम हटा लिया।
इस यूट्यूबर ने माना कि उसने जो किया वो गलत थे और उसके लिए काफी माफी मांगी। हालांकि यूट्यूब पर उसकी भव्य वापसी इतनी भव्य नहीं रही। इस वीडियो के रिलीज होने तक उसका आखिरी वीडियो लगभग 1 साल पहले अपलोड हुआ था। खैर, कम से कम उसने आखिरी में ईमानदारी दिखाई, जो कि मैं इस अगली धोखेबाज इंसान से बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि ईमानदारी मेरी रग रग में बसी है। अगर आप इस तरह से हजारों वीडियो और सच्ची कहानी को मिस नहीं करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबाएं। सब कर दिया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं धोखाधड़ी के दलदल में। टिकटॉक का झूठ। दोस्तों, टिकटॉक ने यकीनन हम सबको एक बात सिखाई है, वो ये है कि इंसान अटेंशन पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। टेक्स एंड रोजेस नाम के एक यूजर ने इस बात को अच्छे से सच करके दिखाया। उसने 2020 में टॉरेंट सिंड्रोम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इंटरनेट पर प्रसिद्धि हासिल की। टेक्स एंड रोजेस उर्फ एमरल लगभग हर दिन डेली बेसिस पर निहायती वर्बल और शारीरिक एंटन या टेक्स जिसकी वो आदी थी के बारे में ब्लॉग बनाकर लोगों को दिखाती थी। वो एक ऑनलाइन यार्न डाई का बिजनेस चलाती थी, जैसे वो अपने मेन अकाउंट के साथ भी इस बिजनेस के लिए बनाए गए अकाउंट से भी ऑपरेट करती थी। Hi, this is Emerald with Stardust Fiber Studio. I am one of the owners. I also do awareness videos for Tourette's on TikTok. यही उससे गड़बड़ी हो गई, क्योंकि जब उसकी बिजनेस वाली वीडियोस फेमस हुई तो लोगों ने देखा कि एमरल इन वाली वीडियोस में बिना हिचकियों के कई मिनट तक बात कर रही थी, जबकि लोगों ने नोटिस किया कि उसके मेन अकाउंट पर तो लगातार इन हिचकियों की शिकार होती दिख रही थी। तो आखिर चल क्या रहा था? एमरल ने यह कहकर कल खारिज किया कि उसके लिए बिना किसी सिम्टम के थोड़े समय के लिए नॉर्मल रहना संभव है। लोगों ने इसको मान भी लिया। तभी एमरल की 54 मिनट की एक लाइव स्ट्रीम यानी कंपनी को बढ़ावा देने के लिए सामने आई, जिसमें उसे एक बार भी हिचकी नहीं आई। शक बढ़ता जा रहा था, इसलिए इस लड़की ने वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो हाथ में डॉक्टर का एक रीसेंट नोट लिए नजर आई। ये बेहतरा काम कर जाता बस अगर वो नोट इतना नकली नहीं होता। जी हाँ, व्यूअर्स ने देखा कि एमरल की उस मेडिकल हिस्ट्री में PTSD को 2 बार लिखा गया था। और दूसरी बात यह कि डॉक्टर किड शब्द का इस्तेमाल कभी नहीं करते। और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये थी कि अस्पताल का लोगो भी गलत था। इसके जवाब में एमरल ने वीडियो के साथ पूरा इंस्टाग्राम ही डिलीट कर दिया। इससे लोग काफी ज्यादा भड़क गए। टॉरेंट के असली पीड़ितों ने उसके वीडियो पर रिएक्शन देना शुरू कर दिए। उन्हें जो भी नकली लगा वो उसे पॉइंट आउट करने लगे और एमरल के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए एक सबरेडिट भी बनाया गया। तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे सारी पोल खुल गई। एमरल की बहन ने सबरेडिट पर पोस्ट करके पुष्टि की कि एमरल को टॉरेंट नहीं था। उस टिकटॉकर ने सालों पहले अपने परिवार के साथ सभी संबंध तोड़ दिए थे। बावजूद इसके घर वाले बस उसकी भलाई चाहते थे, लेकिन उनकी ये बहन ने जरूर सोचा कि उनका सच तो तोड़ा और तोड़ मरोड़ का पेश करने का इतिहास रच रहा है। बुरी तरह से एक्सपोज होने के बाद एमरल ने एक आखिरी वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो कहते थे कि टॉरेंट के लिए जागरूकता बढ़ाने के काम से वो तंग आ गई है। लेकिन बॉस, इसमें उसे एक बार भी हिचकी नहीं आई। फिर उसने अपना टेक्स एंड रोजेस का अकाउंट डिलीट कर दिया। हालांकि उसने अपने बिजनेस अकाउंट पर कुछ वीडियो जरूर पोस्ट किए थे, लेकिन जून 2021 में वो भी बंद हो गया। तब से वो कहीं पर नहीं नजर आई। बेचारी, कितनी अजीब और दुखद कहानी है ना। पर हैरानी की बात है कि इंटरनेट पर ऐसे नकली डिसऑर्डर एक आम घटना बन गया है, भले ये एक अनएथिकल क्यों ना हो। क्या आपको लगता है कि ऐसा करने वाली वो अकेली थी? मुझे तो नहीं लगता। कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं। चॉकलेट बार। अगर आपको कैंडी पसंद है तो लंदन का लीसेस्टर स्क्वायर धरती पर सबसे बड़ा कैंडी स्टोर है, जो कि 35,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। बढ़िया, इस विशाल स्टोर को M&M वर्ल्ड कहा जाता है और ये इतना ज्यादा चॉकलेटी है कि खुद विली वोंका को भी इस पर गर्व होगा। हालांकि टिकटॉक यूजर स्टुअर्ट लॉस की माने तो कैंडी ही एकमात्र ऐसी चीज नहीं है जो कि यहाँ पर बेची जाती है। We are looking for the secret cocktail bar. We're looking for a lift or something like that. At the moment, it feels like we're going to have to go down to get up. जी हाँ, दिसंबर 2021 में स्टुअर्ट स्टोर ने एक अंदर कथित सीक्रेट कॉकटेल बार की खोज करते हुए उसका एक वीडियो शेयर किया। मेरा मतलब ये जगह बहुत ही बड़ी है, इसलिए ऐसा होना मुमकिन भी है ना? Like a secret library thing opening up. That's smart because it says closed. उसने यहाँ कोशिश की पर काम नहीं बना। लेकिन जरा रुको, देखो कुछ और सेकंड के बाद ये हुआ। चलिए इसका पर्दाफाश करते हैं। सुनिए, M&M के वर्ल्ड में कोई सीक्रेट कॉकटेल बार है नहीं। ये दोनों एक शौचालय की तरह देखने वाली जगह पर खड़े हुए वो असल में पहले से साथ लाए के ड्रिंक्स का ही टिकटॉक वीडियो बना रहे हैं। ये ड्रिंक्स तो अच्छे भी नहीं लग रहे। क्या कहा? मुझे कैसे पता? क्योंकि भैया स्टोर के कर्मचारियों में से एक ने इनके कमेंट सेक्शन में इनकी पोल खोली थी, समझे? माना कि यहाँ कुछ ऐसे भी हैं जो कि मजाक में खुद बार में एंटर करने की बात कर रहे हैं, लेकिन असल में इसका कोई सबूत नहीं है कि वहाँ कोई सीक्रेट जगह मौजूद है। लॉज एक निर्माता, निर्देशक और कॉमेडियन है, इसलिए उन्होंने ये जानते हुए वीडियो पोस्ट किया कि इससे उसे भर भर के व्यूज मिलेंगे। उन्होंने कुछ महीने पहले ही इस आइडिया को ट्वीट भी किया था। तो कॉकटेल्स को तो भूल जाइए, क्योंकि उसे तो बस झूठ के लिए धूम दबाकर भागना पड़ा था भाई।
झूठा मशवरा। जी हाँ, माना मैं कोई मछुआरा नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मछली पकड़ने के लिए आपको सही चारा चाहिए होता है, जैसे कि कोई कीड़ा या लार्वा, है ना। आप उन्हें पकड़ने वाले सामान में अंडे, कोला और मेंटोज मिलने की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी 2019 में यूट्यूब अकाउंट टेक्निक टूल्स द्वारा अपलोड किया गया एक अजीब मछली पकड़ने का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वो इन्हीं चीज़ों को चारे के रूप में इस्तेमाल करते हुए नजर आया। वो इस संदिग्ध छेद में अजीब सामग्री डालता, कुछ ही सेकंड के अंदर अचानक कैटफिश उसमें से फड़फड़ाते हुए बाहर आ जाती है। ये क्या था भाई? ये देखकर इंटरनेट एकदम पगला गया और जल्दी हर जगह इसकी नकल करने वाले लाखों वीडियो सामने आने लगे, जिनमें कथित तौर पर इन्हीं तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन आखिर ये काम कैसे हुआ? खैर, इसकी सबसे प्रमुख थ्योरी में बताया गया कि ये छेद पानी की एक सोर्स तक जाता था और उन अंडे ने भोगी कैटफिश को अपनी तरफ आकर्षित किया, जो तैरकर यहाँ पर आ गई। फिर कोला और मेंटोस के बीच हुई खतरनाक रिएक्शन से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुई, जिससे मछलियों का दम घुट गया और वो पानी से बाहर निकलकर इन चालाक मछुआरों के हाथ लग गई। जी हाँ, मैंने माना कि ये देखकर मुझे भी इस पर भरोसा हो गया, लेकिन ये आंखों का धोखा है। ये सुनने में जितना अजीब लगता है, पर कैटफिश सच में पक्षियों के अंडे पसंद करती हैं। ये उसके प्रोटीन का एक शानदार सोर्स है। हालांकि बस जमीन में एक छेद से ही आपके हाथ नहीं लगेगी, और इसमें कोला डालना सिर्फ सोडा की बर्बादी है। जी हाँ, क्योंकि सच्चाई है कि सभी वीडियो बड़े और भद्दे फ्रॉड हैं। इसे फिल्माने से पहले ये लोग जमीन में 2 छेद खोद कर एक टनल बनाते हैं और कैमरा वाला इंसान दूसरे छेद पर बैठता है। जब इनमें से एक पहले छेद में खाने की चीजें डालते हुए खुद को फिल्माता है, तो दूसरा वाला इन मछलियों को दूसरे छेद में धकेल देता है, जिससे वो सुरंग के माध्यम से तैरने लगती हैं, दूसरे छोर से बाहर निकलने के लिए मजबूर हो जाती हैं। टेक्निक टूल्स ने खुद माना कि असल में उन्होंने ऐसा ही किया था, फिर उन्होंने अपनी वीडियो को डिलीट कर दिया। तो बॉस, जहां एक तरफ ये टेक्निक एकदम नकली है, वहीं दूसरी तरफ ये जानवरों पर बड़ा जुल्म भी है। व्यूज के लिए मछलियों का दम घोटना एकदम घटिया चीज है। सौभाग्य से ऐसा लगता है कि चलन अब खत्म हो चुका है, इसलिए आप जो भी करें, पर कभी भी जिंदगी में कॉपी कैटफिश मत बनना, समझे। फर्जी प्रैंक वाला। दोस्तों, मनाई कुछ प्रैंक चैनल्स काफी मस्त होते हैं, लेकिन उनमें ज्यादातर इतने घबराहट पैदा करने वाले होते हैं कि मुझे उनसे उल्टी आने लगती है। पेश है विटाली ZDTV, जिसने 2011 से एक्टिव होने के बाद से बेतुके और बेकार प्रैंक वीडियो से अपना नाम बनाया। वो लोगों पर पादने का नाटक करने से लेकर बीच बीच पर अजनबियों की गर्लफ्रेंड को नाराज करने और परेशान करने से सब कुछ करता था। उसकी पिटाई क्यों नहीं हुई, मुझे इस बात की समझ नहीं आई। खैर, जो भी उसकी ऐसी वीडियोज ने फॉलोअर्स और व्यूज दोनों भर भर के दिलाए। हालांकि जैसे जैसे वक्त बीता, उसके दर्शकों को उसके कंटेंट के फील में थोड़ा सा शिफ्ट नजर आने लगा। फिर एक दूसरे प्रैंकस्टर फूजी ट्यूब के साथ यूट्यूब पर एक कंफ्यूजिंग बीफ के बाद ये पता चला कि विटाली के सभी प्रैंक्स नकली थे। हालांकि वो शुरुआत में असली रिएक्शन फिल्माता था, लेकिन एक पॉइंट के बाद उसने एक्टर्स को आम लोगों की तरह दिखावा करने के लिए हायर कर लिया। ये सच्चाई आने के बाद विटाली की रेपुटेशन तेजी से गिरने लगी और उसके फॉलोअर्स की लिस्ट भी, जैसे कभी एक कंट्रोवर्शियल लेकिन एक असली प्रैंकस्टर के रूप में देखा जाता था, वो अब एक मतलबी पैसे कमाने वाले नकली इंसान बन गया था। और फिर चीजें बद से बदतर हो गई। कानून के साथ कई संघर्षों के बाद, जिसमें पिरामिडों पर चढ़ने के बाद इजिप्शियन जेल में 5 दिनों की सजा भी शामिल थी, उसके साथ विटाली के बुरे दिन आ गए। अप्रैल 2020 में इस यूट्यूबर ने मियामी के बीच में एक निर्दोष महिला के साथ बेवजह ही हिंसक विवाद किया और उसे अपने घरेलू मैदान पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। इसके चलते उसे पीड़ित को $30,000 का भुगतान करना पड़ा, लेकिन दुर्भाग्य से उसे जेल की हवा फिर भी खानी पड़ी। नकली प्रैंकस्टर होना एक बात है, लेकिन एक हिंसक अपराधी बनना, इसके सजा से आपको कोई नहीं बचा सकता। फिर भी वो अभी भी यूट्यूब पर पोस्ट करता है और वो अब एक एडल्ट साइट के लिए भी वीडियो बनाता है। मुझे वो नहीं देखना यार, क्योंकि मैं पहले नेटफ्लिक्स पर निहायती गंदी एक्टिंग देख देख कर परेशान हो गया हूँ। प्रिमिटिव पावर टूल्स। दोस्तों, जब मैंने पिछले हफ्ते अपने नए IKEA शेल्फिंग को बनाने का ट्राई किया, तो मैं इससे फ्रस्ट्रेट होकर वेनिला आइसक्रीम के एक टब पर टूट पड़ा और फिर अपने पापा से इसे पूरा करने में मदद मांगी। लेकिन कुछ चीज़ें बनाने में मुझसे कहीं ज़्यादा वो बेहतर हैं। ऑस्ट्रेलियाई जॉन प्लांट की तरह, जिन्होंने 2015 में यूट्यूब चैनल प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी शुरू किया। ये इंसान शेल्टर से लेकर ट्रे बुशे तक हर तरह की चीज़ों का निर्माण करता है और इसमें वो बाहर मिलने वाले संसाधनों के अलावा कुछ भी इस्तेमाल नहीं करता। ये काफ़ी मस्त है और उसने इस प्लेटफॉर्म पर बड़ी मात्रा में फॉलोअर्स भी जुटा लिए, लेकिन सफलता के साथ नकल भी आती है, वो भी एकदम सस्ती नकल। जैसे इसकी क्रिएटर नाम वाली प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी आइडिया। इस वाले नकल को देख लीजिए, जिन्होंने प्लांट के 1 या 2 साल के बाद अपने खुद के कंस्ट्रक्शन वीडियो अपलोड करने शुरू कर दिया। हालांकि इसमें लोगों को सिर्फ प्लांट के चैनल का नाम और कॉन्सेप्ट चुराने से पेट नहीं भरा, वो तो ओरिजिनल वाले को भी पीछे छोड़ना चाहता था। इसलिए नॉर्मल शेल्टर के बजाय उनके वीडियो में छोटे वाटर पार्क जैसी भव्य और ओवर द टॉप स्ट्रक्चर बनाए गए, जो कथित तौर पर सिर्फ हाथों से बने थे। लेकिन बहुत यहाँ दिक्कत यह है कि असल में ये लोग सिर्फ हाथ और लाठी का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, जैसा वीडियो में आपको नजर आया, बल्कि वो उसके लिए पावर टूल्स और भारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे थे। क्या कहा? जी हाँ, सीधे सीधे कहूँ तो ये सभी वीडियो सिर्फ सफेद झूठ है। इसे देखो, कुछ अजीब सा नजर आया? चलो यहाँ पर जूम करते हैं। अब दिखा? ये दिखाने की कोशिश करने के बावजूद कि वो लोग सिर्फ हाथों और लकड़ियों से वो सब कुछ बना रहे, पर
कुछ शॉट्स के बैकग्राउंड में साफ तौर पर एक्स्ट्रा कारीगरों को देखा जा सकता है। इसके अलावा एक्सकेवेटर द्वारा खुले में छोड़े गए टायर के निशान कुछ वीडियो में साफ नजर आ रहे हैं। और भैया इस आदमी के पीछे वो लंबे चिकने कट निश्चित रूप से लकड़ी का काम तो बिल्कुल नहीं है। धत्तेरी की क्या सोचते हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं वो। खैर उनकी 6 मिलियन के सब्सक्राइबर की लिस्ट को देखें तो भैया बहुत सारे लोगों को इससे उनकी जितनी भी बेइज्जती हुई, पर मुझे यकीन है कि यूट्यूब का वो सारा पैसा इनकी शर्म को कम करने में मदद कर रहा है। वो देखो झूठे वीडियोस, खुली कमाई करने दो उनको। 3 AM का क्रेंज। दोस्तों एक YouTube ट्रेंड इतना क्रेज्ड है कि इसने मुझे कई मौकों पर ह्यूमैनिटी में मेरे विश्वास पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर दिया। अगर आपने इसके बारे में कभी नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ कुछ एडल्ट सुबह 3 बजे कार्टून कैरेक्टर को बुलाने और कथित तौर पर उनसे होने वाली बातचीत से भयभीत होने का नाटक करते हैं। सच में जे स्टेशन से मिले, जो कि 3 AM यूट्यूबर की सबसे कुख्यात एग्जाम्पल है। उसका ये कंटेंट जितना भी घटिया लगे पर बच्चों के लिए, और ये एकदम हार्मलेस है। बस हाँ, अगर आपका दिमाग सड़ने कोई बीमारी ना गिनने लगे तो। हालांकि जे स्टेशन का कंटेंट पूरी तरह से हानि रहित नहीं था। ये पूरे दिन एक्टिव रहने वाला कंटेंट क्रिएटर वीजी बोर्ड के साथ मरे हुए सेलिब्रिटी से संपर्क करने का दिखावा करते हुए वीडियो पोस्ट करता था, जो खुद में ही एकदम बेतुकी बात थी। और वो मशहूर हस्तियों के गुजर जाने के तुरंत बाद ही ऐसा करता था। झूठा इंसान। स्वाभाविक रूप से इस अपमानजनक व्यवहार की चैनल को देखने वाले एडल्ट्स द्वारा निंदा की गई। हालांकि इतनी नकारात्मक आलोचनाओं के बावजूद जे ने चीजों को और भी ज्यादा आगे ले जाने का फैसला किया। 2020 में उसने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें दावा किया गया कि उनकी प्रेमिका एलेक्सिया की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अब हटाए गए उस वीडियो में जे ने अपने फॉलोअर्स को ये खबर दी कि वो लगातार रो रहा है। बाद में कथित तौर पर वो उसने जगह पर जाकर श्रद्धांजलि देने के लिए एक और वीडियो अपलोड किया जहां उसकी गर्लफ्रेंड की जान गई थी। We're gonna miss you. झूठ बोलने की उसकी पुरानी आदत को ध्यान में रखते हुए कुछ लोगों को घटनाओं को ऐसे दुखद मोड़ को लेकर उस पर शक हुआ, लेकिन लोगों ने उसे बेनिफिट ऑफ डाउट दिया। वो इतनी दुख भरी चीज का दिखावा कभी नहीं कर सकता था, है ना। खैर दूसरा वीडियो जारी होने के कुछ समय के बाद जे ने एक तीसरा अपलोड किया जो उसके पतन का कारण साबित हुआ। ये एक और 3 AM चैलेंज था, लेकिन इस बार उसने वीजी बोर्ड के माध्यम से एलेक्सिया की भूल से संपर्क करने का दावा किया। जी आपने सही सुना, उस तीसरे वीडियो को जारी होने के बाद उसके एक व्यूअर ने एलेक्सिया के बारे में पूछताछ करने के लिए टोरंटो और ओटावा पुलिस सेवाओं को फोन किया और वहां से पता चला कि निश्चित रूप से उन्हें कोई कार दुर्घटना की सूचना नहीं मिली थी। इसके बाद एलेक्सिया ने खुलासा किया कि वो अभी भी जिंदा थी और उसे जे ने ज्यादा व्यूज पाने के लिए ऐसा गंदा नाटक करने के लिए मजबूर किया था। लानत है यार, किसी गरीबी के गुजर जाने का नाटक करने के लिए एक जिगरा चाहिए और उसका प्रयास करने के लिए और उससे पैसा कमाने के लिए कोई इंसान इतना कैसे कर सकता है। जे पैसों का एक लालची इंसान था। खैर इस बार इसका अंजाम बुरा हुआ। जे ने अपना रिश्ता, अपना चैनल और उसकी जो बची कुची थोड़ी सी रेपुटेशन थी सब कुछ खो दिया। अच्छा ही हुआ। उसने तब से यूट्यूब के प्रकोप से बचने के लिए बार बार नए चैनल बनाए, लेकिन सब फेल हो गए। तो मेरे अगले वीडियो के लिए बने रहे। जी हाँ, मैं भी वीजी बोर्ड का इस्तेमाल करूंगा, पर जे के करियर से कांटेक्ट करने के लिए, ठीक है। फेक हेट। जसी स्मोलेट एक अभिनेता गायक हैं जिन्हें लोकप्रिय टीवी पर वैम्पायर शो में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है, लेकिन अब वो ज्यादातर उन्हें करियर को बर्बाद करने वाली 2019 की हरकत के लिए वो मशहूर हो गए हैं। उस साल जनवरी में स्मोलेट ने शिकागो पुलिस को रिपोर्ट दी कि उस पर हमला किया गया। उसके अनुसार स्मोलेट की जाति और समलैंगिकता के कारण हेट क्राइम के तहत 2 लोगों ने घात लगाकर उस पर हिंसक हमला किया। बड़े पैमाने पर जांच शुरू हुई और स्मोलेट को कई हाई प्रोफाइल सोर्सेज से प्यार और समर्थन मिला। अपने इंटरव्यूज में उसने घटना को विस्तार से बताया। पूरी घटना के दौरान अपने इमोशंस पर वो गहराई से बात करता रहा। हालांकि जब जांच की बात आई तो स्मोलेट संदेहास्पद रूप से कम आगे आ रहा था। उसने दावा किया कि घटना के समय वो कॉल कर रहा था, इसलिए पुलिस ने कहानी की पुष्टि के लिए उसके फोन की मांग की। पर अजीब बात यह है कि उसने मना कर दिया। आखिरकार फरवरी की शुरुआत में उन्होंने फोन रिकॉर्ड पेश किया, लेकिन उनमें से महत्वपूर्ण हिस्से गायब थे। फिर कुछ दिनों के बाद पुलिस ने शक के आधार पर 2 भाइयों अबिम बोला और ओला बिंजो ओसुडेरो को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने एम्पायर में स्मोलेट के साथ काम किया था। पर पूछताछ में उन्होंने जो बताया उससे सारी पोल खुल गई। उन्होंने स्वीकार किया कि उसने खुद पूरे मामले को अंजाम देने के लिए उनको भुगतान किया था। पुलिस ने जीपीएस ट्रैकिंग और फोन रिकॉर्ड का इस्तेमाल करके भाइयों की घटनाओं की समय सीमा की पुष्टि की। लेकिन स्मोलेट ऐसा क्यों करना चाहेगा? तो सुनिए, क्योंकि वो अपनी सैलरी से खुश नहीं था। हेट क्राइम का मंचन करके उसे उम्मीद थी कि ये इनइक्वालिटी को उजागर करके उसकी सैलरी के साथ साथ उसके करियर को बढ़ावा देगा। पर बदकिस्मती से ये उसकी स्कीम फेल हो गई। उन पर झूठी पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने का आरोप लगाई, उसे गिरफ्तार किया गया। पूरी दुनिया को पता चला कि यह हमला एकदम नकली था। इस बदनाम अभिनेता को $1,45,000 से ज्यादा का भुगतान करने का आदेश दिया गया। उसे 150 दिनों की जेल की सजा सुनाई गई, लेकिन अपने खिलाफ ढेर सारे सबूत होने के बावजूद उसने स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि वो दोषी है। If I did this, then it means that I stuck my fist in the fears of Black Americans in this country for over 400 years and the fears of the LGBTQ community. Your Honor, I respect you and I respect the jury, but I did not do this. यहाँ तक कि जब उन्होंने अदालत कक्ष से बाहर उनको निकाला गया तब भी स्मोलेट ने अपनी बेगुनाही का नारा लगाकर खुद को एक बेचारे के रूप में दिखाना चाहा। लेकिन ये सब एक बड़ा झूठ था यार। अंपायर से अपेक्षा की जाती है कि वो लेगेसी छोड़ें, लेकिन स्मोलेट के पास जो कुछ बचा था वो थी बस एक शेम। विमान का मलबा।
अब आप सोचते होंगे जिन लोगों ने यूट्यूब के बाहर सफलता का अनुभव किया है उनके लिए अटेंशन के लिए नकली वीडियो बनाना उसकी संभावना कम होगी, है ना? गलत। ट्रेवर जैकब प्रभावशाली बायोडेटा वाला एक एक्सट्रीम स्पोर्ट एथलीट है। उन्होंने MMA, BMX और मोटोक्रॉस की प्रतियोगिताओं में भाग लिया है और यहाँ तक कि विंटर ओलंपिक में स्नोबोर्डिंग में अमेरिका को भी रिप्रेजेंट किया है। क्या बायोडेटा है यार। जैकब का यूट्यूब चैनल भी था जहाँ वो एक्सट्रीम स्टंट, अपने जीवन की कहानी और कभी कभार यूट्यूब के बेतुके चैलेंजेस भी अपलोड करता था। हालांकि दिसंबर 2021 में उन्होंने एक ऐसा वीडियो अपलोड किया जिसने सभी गलत कारणों से लोगों का ध्यान खींचा। अपने निजी विमान को उड़ाते और अपने दिवंगत दोस्त की राख को बिखेरने की कोशिश करते समय उन्होंने कथित तौर पर विमान के इंजन में खराबी देखी और उन्हें वाहन से पैराशूट से उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। जैकब ठीक था लेकिन विमान पूरी तरह बर्बाद हो गया। बाप रे। इस वीडियो ने विभिन्न कारणों से विवाद खड़ा कर दिया। शुरुआत के लिए जैसे विमान में विभिन्न एंगल्स को कैप्चर करने के लिए कई कैमरा लगे थे, लेकिन ये तो बस उसकी एक रूटीन फ्लाइट थी। और दूसरा, पायलट्स ने वीडियो पर रिएक्ट करते हुए कहा कि इंजन बंद होने से पहले ही विमान का दरवाजा खोल दिया गया था, जैसे कि जैकब पहले से इसको खोलने की उम्मीद कर रहा था और तो और उसने पहले से पैराशूट पहन रखा था। जैकब ने दावा किया कि वो हमेशा ऐसा करता, लेकिन इसके बिना ही उड़ान भरते हुए उसके बहुत सारे क्लिप ऑनलाइन मौजूद है। अब तक सब कुछ तो एकदम संदिग्ध लग रहा है ना। और ये भी तथ्य है कि इसको ख्यात वीडियो में उन्होंने अपने विमान की समस्या को ठीक करने, मदद करने के लिए, संचार करने या सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग की जगह ढूंढने के लिए बिल्कुल शून्य प्रयास किया। वे सभी चीजें जिन्हें करने के लिए उसे प्रशिक्षित किया गया होगा, इसके बजाय वो सीधे बाहर कूदने के लिए दौड़ पड़ा। जी हाँ, ये सब पहले से तय था। जैकब ने बहुत सारे व्यूज पाने के लिए इस पूरी चीज का दिखावा किया और उसने इसे सही ढंग से किया भी नहीं। इतने बड़े झूठ की सभी ने आलोचना की, जिसके कारण फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने लापरवाह व्यवहार के लिए उसके पायलट का लाइसेंस रद्द कर दिया, उसे दोबारा अप्लाई करने से भी बैन कर दिया। हालांकि जैकब ने कोई पछतावा नहीं दिखाया और दावा किया कि लोग बस बेवजह नाराज हो गए। क्या बात है। उसका इरादा केवल विमान को दुर्घटनाग्रस्त करने का था, इसलिए वो इस बात से बहुत परेशान हुआ कि इसके साथ उसकी पूरी रेपुटेशन भी क्रैश हो गई। तो बस भैया, आज मैं इतनी सेकंड हैंड शर्मिंदगी झेल सकता हूँ। क्या आपने आज जो मैंने क्लिप दिखाई उनमें से कोई क्लिप पहले देखी थी और किस चीज ने आपको सबसे ज्यादा परेशान किया? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताओ। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।